नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे गुणवत्तापूर्ण वीडियोज़ का आप फायदा ले रहे होंगे, पूरा लाभ उठा रहे होंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत और राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमने राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, उसका तीसरा बिंदु राजस्थान के प्रमुख राजवंश और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया था कि विभिन्न इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति कैसे कैसे बताई है, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में चौहान वंश की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो युग था उसको राजपूत युग के नाम से जाना जाता है और इसी समय राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में राजपूतों की विभिन्न शाखाओं का जन्म हुआ था, विभिन्न शाखाओं का उदय हुआ था। और आज हम जो सबसे शक्तिशाली वंश था, सबसे महत्वपूर्ण जो वंश है जिसकी सर्वाधिक शाखाएं मानी जाती हैं, वो है चौहान वंश। और देखिए दोस्तों, चौहान वंश सांभर में था, सांभर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश, नाडौल का चौहान वंश, सिरोही का चौहान वंश और हाड़ौती का चौहान वंश, इन सबको मिलाकर चौहान वंश को हम पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्तों सांभर के चौहान वंश की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सांभर का चौहान वंश पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न है, जैसे पिछले 5-7 सालों से सवाल पूछे जा रहे हैं और खासकर अधीनस्थ बोर्ड जो सवाल पूछता है, उनकी जो दोस्तों प्रकृति है, उस प्रकृति का हमने जब अध्ययन किया था तो उससे पता लगा है कि वर्तमान में जैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर राजवंशों से वो आपसे सवाल पूछेगा तो आपसे वो सवाल में सबसे पहले प्रायोरिटी पर वो ऐसे सवाल रखेगा कि किसी भी वंश के 4 शासकों के नाम देगा वो और कहेगा कि इन शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो 4 शासकों के नाम देता है और उन शासकों में दोस्तों ध्यान रखना, वो ऐसे शासकों के नाम देगा, अगर 4 शासक हैं तो उनमें से 2 शासक ऐसे देगा जिनके बारे में किताब में ज्यादा नहीं लिखा गया है। हम क्या करते हैं, जैसे सांभर का चौहान पढ़े हमने तो हम पढ़ लेते हैं, वासुदेव चौहान पढ़ लिया, अजयराज पढ़ लिया, अर्णोराज पढ़ लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ लिया। इनको हम बहुत ही विस्तार से पढ़ के जाते हैं और काम हो जाता है। लेकिन वो ऐसे ऐसे नाम देता, जैसे एक बार पूछा था गुवक किस राजवंश का शासक था, जो गुवक के बारे में पूछा गया था। अब गुवक कई किताबों में आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा और ये पूछ लिया तो छोटी सी जो गलती थी वो आपका एक सवाल गलत करवा देगी और आपको जो जिस परीक्षा में आप बैठे हो उसका बाहर का रास्ता आपको दिखवा देगी। इसलिए जो इनको हम पढ़ेंगे राजवंशों को दोस्तों, तो राजवंशों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक राजवंश में, किसी भी वंश में जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों को आपको कालक्रम के अनुसार याद रखना होगा। हाँ, उनमें हो सकता है कि कोई शासक इंपॉर्टेंट है, कोई शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी शासक के बारे में अधिक बातें लिखी जा सकती हैं और किसी के बारे में कम बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा उनका आरोही क्रम या उनका अवरोही क्रम, तो वो शासक आपको याद आएगा। तो मैंने यहाँ सारे शासकों का क्रम आपको लिख दिया दोस्तों, इनको हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा इनको लिखने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो सांभर का चौहान वंश था, इस सांभर के चौहान वंश में ये शासक हुए थे। इन शासकों को जो शासनकाल है उनका क्रम जो है ये है, तो ये क्रम आपको याद रखना है और होना हो यहीं से वो एक सवाल उठा कर दे देगा, यहीं से वो 4 शासकों का नाम दे देगा और आपसे कह देगा कि इन शासकों को आरोही क्रम में सजाइए। और आप पढ़ के गए हो पृथ्वीराज चौहान को, पूरा पढ़ गए, संयोगिता का प्रेम प्रसंग क्या था, क्या नहीं था, क्या था, सब कुछ पढ़ गए और 4 नाम दे देगा आपको, दुर्लभ राज, सिंहराज, गोविंदराज, अजयराज, और आपसे कह देगा कि इनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वहां आपका पृथ्वीराज चौहान काम नहीं आएगा, वहां आपको इन शासकों का क्रम ही काम आएगा। इस कारण जो भी आप वंश पढ़ोगे, जैसे मैं जितने भी वंश पढ़ाऊंगा, मेवाड़ पढ़ाऊंगा, मारवाड़ पढ़ाऊंगा, बीकानेर पढ़ाऊंगा, आमेर पढ़ाऊंगा, जैसलमेर पढ़ाऊंगा, भरतपुर पढ़ाऊंगा, उनके जितने भी शासक हैं उन शासकों का जो शासनकाल है, उनका जो क्रम है वो आपको याद रखना है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सांभर।
सांभर दोस्तों झील है, सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ चौहान वंश ने शासन किया था दोस्तों। यहाँ एक शाकंभरी माता का मंदिर है। कहा जाता है कि सांभर के आसपास एक बार अकाल पड़ गया था तो इस माता ने साग सब्जी बांटी थी, इस कारण का नाम हो गया था शाकंभरी। और इसी क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों सपाद लक्ष्य। और अजमेर के आसपास भी चौहानों का शासन था। तो सांभर के चौहानों को हम कह सकते हैं सांभर या शाकंभरी या सपादलक्ष या अजमेर का चौहान वंश। तो सांभर झील के आसपास का क्षेत्र शाकंभरी माता थी दोस्तों। और शाकंभरी जो माता है, ये यहाँ जो इनका मंदिर बना हुआ है इसको दोस्तों कहते हैं देवयानी या तीर्थों की नानी। तो देवयानी या तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? शाकंभरी। और शाकंभरी का मंदिर है सांभर झील के किनारे, इन्हें कहा जाता है देवयानी या तीर्थों की नानी। उसके बाद दोस्तों पुष्कर अजमेर को कहा जाता है तीर्थों का मामा। और मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। तो तीन चीज यहां से याद रखना है आप, तीर्थों की नानी या देवयानी। ये आरएस में सवाल पूछा गया है। तो देवयानी तीर्थ कहां स्थित है, किस झील के किनारे स्थित है, ये सवाल पूछा गया था। तो सांभर झील के किनारे ये स्थित है। तो देवयानी या तीर्थों की नानी शाकंभरी है और तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर है और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर है। तो इनको हम कह सकते हैं सांभर या शाकंभरी या सपादलक्ष या अजमेर के चौहान। इस क्षेत्र के आसपास चौहानों ने शासन किया था, चौहान वंश का यहाँ शासन था। तो सांभर के चौहान वंश की स्थापना दोस्तों सबसे पहले इनका जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है या संस्थापक है, वो है वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांभर के चौहान वंश की स्थापना की थी। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। वासुदेव चौहान के बाद अगला शासक आता है, इनका उत्तराधिकारी, इनका नाम है सामंत। सामंत के बाद अगला शासक आता है दोस्तों दुर्लभराज। दुर्लभराज के बाद अगला शासक आता है गुवक प्रथम। और यह सवाल दोस्तों पूछ लिया गया है कि जब हम सवाल करवाएंगे आपको बताएंगे कि गुवक किस वंश का शासन था। तो गुवक सांभर या शाकंभरी के चौहान वंश का शासन था। तो सबसे पहले वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के बाद सामंत, सामंत के बाद दुर्लभराज, दुर्लभराज के बाद गुवक प्रथम, गुवक प्रथम के बाद गुवक द्वितीय, गुवक द्वितीय के बाद शासक आए थे चंदन राज। इनका क्रम याद रखना है। चंदन राज के बाद आए थे वाकपति राज प्रथम, वाकपति राज प्रथम के बाद सिंहराज, सिंहराज के बाद आए थे विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय के बाद आए थे दुर्लभराज द्वितीय और दुर्लभराज द्वितीय के बाद आए थे गोविंदराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय के बाद आए थे विग्रहराज तृतीय और विग्रहराज तृतीय के बाद आए थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बाद आए थे अजयराज, अजयराज के बाद आए थे अर्णोराज। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अजयराज के बाद अर्णोराज, अर्णोराज के बाद आए थे विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद आए थे गांगे चौहान और गांगे चौहान के बाद आए थे पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद आए थे दोस्तों सोमेश्वर, इनके चाचा थे। और सोमेश्वर के बाद इनका पुत्र आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि प्रतापी शासक है, अंतिम प्रतापी शासक है सांभर के चौहान वंश का। अब कई छात्र सोच रहे होंगे कि सर ये याद कैसे, संविधान नाम लिख दिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप एक बार, दो बार, तीन बार जब इनका अध्ययन करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे तो ये क्रम से आपके याद हो जाएंगे। और आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको सवाल सही करके आना है तो याद करना पड़ेगा। और छात्रों से यदि आपको आगे निकलना है और जो आपके कंपटीटर हैं उनसे यदि आपको आगे निकलना है तो इस प्रकृति के सवालों को आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप औरों से अलग नहीं करेंगे। और औरों से अलग करने के लिए आपको पिछली परीक्षाओं के पेपर देखने होंगे कि सवाल किस नेचर के, किस प्रकृति के पूछे जा रहे हैं। तो ये जितने भी शासक थे दोस्तों, ये सारे शासक हैं सांभर के चौहान वंश के। अब हम इन प्रत्येक शासक को एक एक को कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हैं उनको हम क्रम से पढ़ते हैं कि किस शासक ने क्या क्या किया था। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्रम आपको पता लग गया होगा दोस्तों। सबसे पहले वासुदेव चौहान, उसके बाद सामंत, उसके बाद दुर्लभराज, उसके बाद गुवक प्रथम, गुवक प्रथम के बाद गुवक द्वितीय, इनके बाद चंदन राज, चंदन राज के बाद आए थे वाकपति राज प्रथम, इनके बाद आए थे दोस्तों सिंहराज, सिंहराज के बाद आए थे विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय के बाद आए थे दुर्लभराज द्वितीय, इनके बाद गोविंदराज तृतीय, इनके बाद विग्रहराज तृतीय, इनके बाद पृथ्वीराज चौहान प्रथम, उनके बाद आए थे अजयराज, इनके बाद अर्णोराज, उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, उनके बाद गांगे चौहान, फिर आए थे पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद आए थे सोमेश्वर और सोमेश्वर के बाद आए थे इस वंश के सबसे अंतिम और प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए
हम पढ़ते हैं वासुदेव चौहान के बारे में। तो पहला शासक है सामर के चौहान वंश का संस्थापक कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं वासुदेव चौहान को। और वासुदेव चौहान ने ही सामर के चौहान वंश की स्थापना की थी। 551 ईस्वी में सवाल पूछ लिया गया है। और सामर झील की जो प्रवर्तक हैं बिजौल या शिलालेख, मैंने आपको विस्तार से बताया था दोस्तों। आपको शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, प्रशस्ति पढ़ने के लिए हमारा जो वीडियो है राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, उसका अध्ययन करना होगा। तो वासुदेव चौहान, तो दोस्तों वासुदेव चौहान है ये सामर के चौहान जो हैं, सामर के चौहानों के मूल पुरुष या इनको ही हम कह सकते हैं आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष, और इन्हीं को हम कह सकते हैं संस्थापक। तो सामर के चौहान वंश के मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कौन है दोस्तों? वासुदेव चौहान है। और वासुदेव चौहान ने ही 551 ईस्वी में स्थापना की थी। सामर के चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। किसने दोस्तों? वासुदेव चौहान ने। इसी कारण वासुदेव चौहान को सामर के चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। तो कब की है स्थापना? 551 ईस्वी में की है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वासुदेव चौहान को कहा जाता है सामर झील का प्रवर्तक। सामर झील का निर्माण करवाया था किसने? वासुदेव चौहान ने। किसके अनुसार? बिजौल या शिलालेख के अनुसार, बिजौल या शिलालेख के अनुसार, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें सांभर झील का प्रवर्तक, इन्हें सांभर झील का प्रवर्तक, निर्माणकर्ता, इन्हें सांभर झील का प्रवर्तक बताया गया है। तो सांभर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने? सांभर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। इसका पता हमें कहां चलता है दोस्तों? इसका पता चलता है बिजौलिया शिलालेख के अनुसार। आप याद कर गए कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। और सवाल यह आ गया कि सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, इसका पता कहां चलता है हमें? इसकी जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसकी जानकारी देने वाला स्रोत है बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख हमसे यह कहता है कि वासुदेव चौहान ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो वासुदेव चौहान ने सांभर के चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी। इस कारण इसको सांभर के चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था, वो हमें बताता है बिजौलिया शिलालेख। वासुदेव चौहान आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं और संस्थापक हैं। उसके बाद दोस्तों अगले शासक की हम बात करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है सांभर के चौहान वंश का, वो है अजयराज। देखिए दोस्तों इनको दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। एक तो शासक है अजयराज, और अजयराज के बाद जो दूसरे शासक आए थे वो थे अर्णोराज। अजयराज और अर्णोराज, ये जो नाम है दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करते हैं। कई बार जब सवाल पूछा जाता है तो इनके कार्य से संबंधित सवाल पूछा जाता है, जिसमें कई बार ये होता है कि अजयराज ने जो कार्य किया है वो अर्णोराज में चला जाता है, अर्णोराज का कार्य अजयराज में चला जाता है। तो इनमें क्या होता है, दोनों में आपको अंतर के आधार पर याद रखना होगा कि अजयराज ने कब से कब तक शासन किया था। इन्होंने किया था 1105 से और 1133 ईस्वी के मध्य। तो जो भी निर्माण कार्य 1105 से और 1133 के मध्य होगा वो निर्माण कार्य करवाया जाएगा अजयराज के द्वारा। और 1133 के बाद 1133 से और 1155 में इनकी हत्या की थी इनके पुत्र जगदेव ने, जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है सांभर के चौहानों का। तो 1133 से और 1155 ईस्वी के मध्य जो भी निर्माण कार्य किया जाएगा वो निर्माण कार्य किया जाएगा अर्णोराज के द्वारा। कई बार सवाल आया है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अजमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया। अब जब ये सवाल आता है तो ऑप्शन में अजयराज भी होता है और ऑप्शन में अर्णोराज भी होता है, तब कंफ्यूजन शुरू होता है कि यार आना सागर झील अजयराज ने बनवाई। दोनों ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज होगा और जो अन्य दो ऑप्शन है वो कट जाते हैं, तुरंत कट जाएंगे वो। जैसे ही जब सवाल पूछा जाएगा इन दोनों के बारे में
तो जो अन्य दो ऑप्शन है वो शुरू में ही कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि जो भी काम करेगा तो अजयराज करेगा या अर्णोराज करेगा। आप दो ऑप्शन काट दोगे, दो ऑप्शन काटने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी, जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी, वो अजयराज और अर्णोराज के मध्य उत्पन्न होगी। तो दोनों को हम तुलनात्मक इनका अध्ययन करते हैं दोस्तों। अजयराज 1105 से और 1133। अब देखिए अजय मेरू, और अजय मेरू ही पड़ा था बाद में अजमेर। तो अजमेर शहर बसाएगा कौन? बसाएगा अब जो पहले आएगा वही तो बसाएगा। तो अजमेर शहर का निर्माण कौन करवाएगा? अजयराज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अजय मेरू, और अजय मेरू ही बाद में पड़ गया था क्या? अजमेर शहर बसाया। इन्होंने अजय मेरू या अजमेर शहर बसाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। तो अजमेर शहर दोस्तों किसने बसाया था? अजमेर शहर बसाएगा कौन? अजयराज। और इसे ही अपनी क्या बनाएगा? इसे ही अपनी बनाएगा राजधानी। तो अजयराज ने क्या किया है दोस्तों? अजय मेरू या अजमेर शहर बसाया है और इसे ही अपनी क्या बनाया है? इसे ही अपनी क्या बनाया दोस्तों? इसे ही अपनी बनाया है क्या? राजधानी। 1113 ईस्वी में इन्होंने किसको बसाया दोस्तों? 1113 ईस्वी में बचाएगा ये अजमेर शहर, और इसे ही अपनी बना देगा क्या? राजधानी। अब देखिए इसने इसको राजधानी बना दिया। उसके बाद दोस्तों ये चांदी एवं तांबे, कुछ मात्रा में सोने के भी लेकिन अधिक मात्रा में चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए। चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए किसने दोस्तों? अजयराज ने। अब देखिए जो चांदी और तांबे के सिक्के उन्होंने जारी किए थे ना, उन पर इनकी पत्नी थी, और इनकी पत्नी का नाम था सोमल, या कहीं कहीं आपको मिलेगा सोमल खां, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पत्नी का नाम था सोमल या सोमल खां, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सोमलवती, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चांदी एवं तांबे के उन्होंने सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर एक नाम मिलता है, एक नाम उत्कीर्ण किया गया है, वो नाम है सोमल खां या सोमलवती। तो चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे अजयराज ने, और इन पर अपनी पत्नी का नाम उत्कीर्ण करवाया था, और अपनी पत्नी के नाम पर ही इन्होंने दोस्तों एक नगर बसाया था, और वो नगर है सोमल नगर। अब देखिए इनकी पत्नी का नाम था सोमल, इनकी पत्नी के नाम पर, इसका मतलब क्या है? महिला का सम्मान हो रहा है। यदि महिला के नाम पर सिक्के चल रहे हैं, महिला के नाम पर नगर बसाया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समाज में नारी की स्थिति सम्मानजनक रही होगी। तो सोमल नगर बसाया था अपनी पत्नी के नाम पर दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है सोमल नगर? सोमल नगर जो है दोस्तों एक सिलसिला है। हम संत एवं संप्रदाय, जब राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे संत एवं संप्रदाय, जिसमें सिलसिले चले थे। जो मुस्लिम संप्रदाय होता है, मुस्लिम धर्म जो होता है, इसमें सिलसिले चलते हैं। तो एक सिलसिला है दोस्तों उबैसी सिलसिला, सुपर इंपॉर्टेंट है उबैसी सिलसिला। और दोस्तों उबैसी सिलसिला जो है, इस उबैसी सिलसिला के जो संस्थापक हैं वो हैं बादाम शाह बाबा। इनका क्या नाम है? इनका नाम है बादाम शाह बाबा। तो उबैसी सिलसिले की एकमात्र पीठ है राजस्थान में, उबैसी सिलसिले की एकमात्र पीठ है राजस्थान में, और ये कहां स्थित है? ये सोमल नगर में स्थित है। अब जब सवाल पूछा जाएगा, आप यदि आप अजमेर याद करके कि अजमेर में है, लेकिन अजमेर में भी कहां है? अजमेर में भी है सोमल नगर में। इस सोमल नगर का जो निर्माण करवाया है वो करवाया अजयराज ने अपनी पत्नी सोमल की याद में, और इन्हीं के सिक्के जो चलाए थे चांदी और तांबे के, उस पर इन्हीं का नाम भी इन्होंने अंकित करवाया है। तो सोमल नगर, और सोमल नगर की विशेषता क्या है? यहाँ उबैसी सिलसिला, और उबैसी सिलसिले की एकमात्र पीठ है राजस्थान में, और वो कहाँ है? सोमल नगर में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ उबैसी सिलसिले के संस्थापक कौन है? बादाम शाह बाबा। इनकी एकमात्र पीठ यहाँ स्थित है। तो दोस्तों अजयराज ने अजय मेरू शहर बसाया था, और इसे अपने क्या बना लिया? राजधानी। चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए, जिन पर अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया। उसके बाद दोस्तों देखिए इन्होंने एक पहाड़ी है तारागढ़,
और तारागढ़, इसको गढ़बीठली भी कहा जाता है। ये हम दुर्गों में विस्तार से पढ़ेंगे। ये हम आपको बता देते हैं कि जो तारागढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग अजमेर में स्थित है। ये दुर्ग अजय राज ने बनवाया था। इसका जो प्रारंभिक निर्माण करवाया था दोस्तों, वो अजय राज ने करवाया था। 1133 ईस्वी में इसका प्रारंभिक निर्माण करवाया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक राजकुमार थे, उड़ना राजकुमार। उड़ना जो राजकुमार थे मेवाड़ में, आपको बताऊंगा पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस तारागढ़ जो दुर्ग था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और उनकी पत्नी का नाम था तारा, और अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रख देता क्या, तारागढ़। उसके बाद दोस्तों शाहजहां, और शाहजहां का एक सेनापति था विठल दास, और विठल दास ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और तब इसका नाम हो गया था गढ़बीठली। तो ऐसे इसके नाम हुए थे। गढ़बीठली क्यों हुआ था, विठल दास के नाम पर। तारागढ़ क्यों हुआ था, पृथ्वीराज की पत्नी के नाम पर। और इसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अजय राज ने। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, और तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया किसने, अजय राज ने। तो ये जो कार्य किए गए हैं दोस्तों, ये किए गए हैं किसके द्वारा, अजय राज के द्वारा। अब हम बात करते हैं किसकी, अर्णोराज की। अब देखो, अर्णोराज ने साम्राज्य का विस्तार किया है। जो ये साम्राज्य छोड़कर गए थे, उस साम्राज्य का विस्तार किया है दोस्तों अर्णोराज ने। अर्णोराज ने कई शासकों को हराया भी है। इन्होंने सबसे पहले मालवा के शासक नरवर्मन, मालवा के शासक नरवर्मन, मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। पहला काम इन्होंने क्या किया, मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। दूसरा दोस्तों, इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह, गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी, अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह, अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया, अर्णोराज के साथ। और अर्णोराज ने इससे क्या कर लिया दोस्तों, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और इसे अपना मित्र बना लिया। तो सबसे पहले इसने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया है। उसके बाद गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह, गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह कर दिया, किससे, अर्णोराज से। उसके बाद दोस्तों अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया, इनको वापस धकेल दिया जहां से आए थे। तुर्क आक्रमणकारियों को, तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित भी किसने किया है दोस्तों, तुर्क आक्रमणकारियों को भी पराजित किया है किसने, अर्णोराज ने। अब देखो, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है, और आना सागर झील का निर्माण करवाया किसने, अर्णोराज ने। अब देखिए, आना सागर झील के पीछे एक किंवदंती है, कहानी है। कहा जाता है कि जब तुर्क आक्रमणकारी आए थे अजमेर में, जब इन्होंने आक्रमण किया था और इनको पराजित कर दिया था अर्णोराज ने, इनको वापस, इनको उसी जैसे आए थे ऐसे ही वापस लौटा दिया था इनको। और कहा जाता है कि जब इनमें युद्ध हुआ था तो तुर्क आक्रमणकारियों के खून के धब्बे इधर उधर लग गए थे। इन खून के धब्बों को छुड़ाने के लिए ही इन्होंने क्या बनवाया था दोस्तों, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये कहा जाता है कि आना सागर झील का निर्माण तुर्क आक्रमणकारियों के धब्बों को छुड़ाने के लिए, उनके खून के धब्बों को छुड़ाने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था किससे, अर्णोराज ने। अब कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी झील का निर्माण हो रहा है, यदि किसी भी नदी का निर्माण हो रहा है, यदि कोई भी तालाब बन रहा है, तो उसके पीछे जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो जलापूर्ति होती है। तो जलापूर्ति था इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य। लेकिन कई इतिहासकारों ने कहा है कि तुर्क आक्रमणकारियों के खून के धब्बों को साफ करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। बात जो भी हो, आपको याद रखना है कि आना सागर झील का निर्माण करवाया था किसने, अर्णोराज ने। और इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया है। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का इनसे विवाह कर दिया था। इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। और इन्होंने दोस्तों पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण,
पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया दोस्तों? अर्णोराज ने करवाया है। तो पुष्कर में वराह मंदिर और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण, विस्तार से पढ़ेंगे, झीलों में टेंशन मत लो आप। आना सागर झील का निर्माण और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अर्णोराज ने करवाया है। अर्णोराज दोस्तों जिस धर्म को मानते थे वो था शैव। ये शैव मत के अनुयायी थे दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे धर्मों का सम्मान करते थे। खुद किस धर्म से थे? ये शैव मत के अनुयायी थे अर्णोराज, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सभी धर्मों का पोषण किया है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। उसके बाद दोस्तों 1155 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी इनके पुत्र जगदेव ने। इंपॉर्टेंट है, सांबर के चौहानों का पितृहंता शासक, यदि पितृहंता शासक की बात की जाए तो सांबर के चौहानों का जो पितृहंता शासक है वो पितृहंता शासक है दोस्तों कौन? जगदेव। और जगदेव ने 1155 ईस्वी में किसकी हत्या की थी? अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। तो ये दो महत्वपूर्ण शासक थे, अजयराज और अर्णोराज। अब देखो अजयराज में आपको याद रखना होगा ये रहा है 1105 से और 1133, अर्णोराज रहा है 1133 से 1155। अब देखो इन्होंने बसाया है अजमेर शहर और इसको क्या बनाया है? राजधानी। चांदी एवं तांबे के सिक्के जिन पर अपनी पत्नी नाग का नाम लिखवाया है, सोमल, सोमल कहें है सोमलवती, इन्हीं के नाम पर इन्होंने बसाया है सोमल नगर। और सोमल नगर में उवैसी सिलसिले की एकमात्र पीठ है जिसके संस्थापक है बादाम शाह बाबा। इन्होंने करवाया था तारागढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण। ये तो है अजयराज। अजयराज के बाद अर्णोराज। अर्णोराज रहा है 1133 से 1155। इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया है। गुजरात के चालुक शासक जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया था इसने और इसी कारण इनके खून के धब्बों को छुड़ाने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद ये गुजरात का एक शासक था, उनका नाम था कुमारपाल, और गुजरात के शासक कुमारपाल ने इनको आबू पर्वत के पास क्या कर दिया दोस्तों? पराजित कर दिया था, इनकी शक्ति को छीन कर दिया था। तो गुजरात के चालुक शासक कुमारपाल ने आबू पर्वत के पास पराजित किया है किनको? अर्णोराज को। और उसके बाद 1155 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी गई। और इनकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई दोस्तों? इनकी हत्या करवाई गई थी इनके पुत्र जगदेव, और जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। इस कारण जगदेव को पितृहंता शासक कहा जाता है सांबर के चौहानों का। तो ये थे दो महत्वपूर्ण शासक, अजयराज और अर्णोराज। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण शासक पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों साम्राज्य निर्माता था, और साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ वो साहित्य का संरक्षक भी था। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले शासक की, और अगला शासक है विग्रहराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट शासक हैं दोस्तों, इनको आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जहां जहां से भी सवाल बन सकते हैं, जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको अंडरलाइन करके स्टार लगा के बता दूंगा कि इन चीजों पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा, ये चीजें महत्वपूर्ण है, अधिक ध्यान देना होगा। आप दोस्तों जब तक औरों से हटकर काम नहीं करेंगे सफलता बहुत ही देरी से मिलेगी। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, कम से कम मेहनत पर आपको अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करनी होंगी, क्योंकि वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न है वो यही मांग करता है आपसे वो सामान्य ज्ञान चाहता है कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वहीं से वो सवाल पूछेगा आपसे, लेकिन उनको आपने किस तरह से पढ़ा है, किस हिसाब से पढ़ा है, उनका आपने गहन अध्ययन किया है कि नहीं किया है, वो वहीं से ही सवाल बनाएगा। अब आप सोचते कि यार छठी की किताब पढ़ ले, कि सर ने बताया है कि आपको पढ़ना छठी किताब पढ़ लो एनसीईआरटी की, छठी किताब पढ़ ले, तैयारी में इस चीज कर रहा हूं दोस्तों, वहीं से सवाल बताएगा, वहीं से फंसाएगा आपको। पढ़ने का मतलब क्या है कि उस मैटर को आपने पढ़ा किस तरह से है, किस हिसाब से पढ़ा है, वो महत्वपूर्ण है। तो अगला जो शासक है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अब हम बात करते हैं सांबर के चौहानों के अगले शासक विग्रहराज चतुर्थ। कहा जाता है कि इसका काल सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसका शासन काल सांभर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है।
इंपॉर्टेंट चीज है। विग्रह चतुर्थ है, इनका शासनकाल सामर के चौहानों का माना जाता है स्वर्णकाल। अब जैसे वो पूछ लेगा कि निम्न में से किस शासक का शासनकाल सामर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, तो आप लिख के आओगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऐसा नहीं है, विग्रह चतुर्थ का जो शासनकाल है वो सामर के चौहानों का माना जाता है दोस्तों, क्या स्वर्णकाल माना जाता है। ये साम्राज्य निर्माता थे, साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ साम्राज्य निर्माता थे और दोस्तों ये साहित्य के संरक्षक थे, साहित्य के संरक्षक। इनके दरबार में विद्वान निवास करते थे, इन्होंने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था, तो साम्राज्य निर्माता थे ये। साम्राज्य निर्माता का मतलब दोस्तों है इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था, तुर्क आक्रमणकारियों को। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, इनको हम कह सकते हैं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को, दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया, इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को भी पराजित किया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पाली, नागौर एवं जालोर, पाली, नागौर एवं जालोर, पाली, नागौर एवं जालोर को अपने साम्राज्य में मिलाया, पाली, नागौर एवं जालोर को अपने साम्राज्य में मिलाया। इन चीजों से पता चलता है कि ये क्या थे, साम्राज्य के निर्माता थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी और मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था, तो इनको पराजित करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया है। उसके बाद इन्होंने दिल्ली हरिनाम तक, दिल्ली का नाम आया है हरिनाम तक, दिल्ली या हरिनाम तक के तोमर शासकों को पराजित किया था और पाली, नागौर एवं जालोर को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसने दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इनसे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ क्या थे, साम्राज्य के निर्माता थे। साम्राज्य के निर्माता होने के साथ साथ दोस्तों ये साहित्य के संरक्षक भी थे। अब देखो, साहित्य के संरक्षक की यदि हम बात करें तो साहित्य के संरक्षक का मतलब यह है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। ये खुद भी विद्वान थे, खुद भी ये विद्वान थे दोस्तों। तो देखिए इन्होंने साहित्य को क्या दिया है, संरक्षण प्रदान किया है। अब देखिए ये खुद क्या थे, विद्वान थे, ये स्वयं विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे। और इन्होंने एक नाटक लिखा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, और उस नाटक का नाम है हरिकेली। उस नाटक का क्या नाम है, हरिकेली नाटक। और दोस्तों ये जो हरिकेली नाटक है, इस हरिकेली जो नाटक है ये लिखा हुआ था, इन्होंने एक विद्यालय बनवाया था, संस्कृत विद्यालय का निर्माण, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। ये संस्कृत विद्यालय थी जिसमें संस्कृत में चर्चा होती थी, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसी की जो दीवार है, इसी की दीवारों पर लिखा हुआ है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक की पंक्तियां इनके द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय या जैसे कहते हैं सरस्वती कंठाभरण की दीवारों पर उत्कीर्ण है। और दोस्तों इसी विद्यालय को कालांतर में तुड़वा दिया गया था, और किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर, इसको किसने तुड़वाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा में परिवर्तित करवा दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा में परिवर्तित करवा दिया। तो दोस्तों संस्कृत विद्यालय सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, निर्माण कार्य इसने किए हैं। इसी संस्कृत विद्यालय को कालांतर में तुड़वा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दोस्तों परिवर्तित करवा दिया था किसमें, 2.5 दिन के झोंपड़े में। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो पूर्व में क्या था, संस्कृत विद्यालय था। इन्होंने जो नाटक लिखा है हरिकेली नाटक, यदि मैं हरिकेली नाटक की बात करूं तो हरिकेली नाटक लिखा गया है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा।
हरिकेली नाटक की आदि पंक्तियां तो लिखी हुई हैं संस्कृत विद्यालय अढ़ाई दिन के झोपड़ा पर, और आदि जो पंक्तियां हैं वो दोस्तों एक जगह है ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल स्थित है इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्मारक है राजा राम मोहन राय का, इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय, हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो हरिकेली नाटक जिसकी रचना विज्ञराज चतुर्थ द्वारा की गई थी, इसकी आधी पंक्तियां तो संस्कृत विद्यालय या अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है, और इसी हरिकेली नाटक की आधी पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर उत्कीर्ण है। तो इंपॉर्टेंट है कि हरिकेली नाटक की आधी पंक्तियां कहां उत्कीर्ण है? ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल का इंग्लैंड में, या स्मारक है राजा राम मोहन राय का, इस स्मारक की दीवारों पर उत्कीर्ण है। अब यदि हम बात करें दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़े की, तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या था पहले? यह था पहले संस्कृत विद्यालय। इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया और यह बन गया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। वर्तमान में दोस्तों इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि 16 खंभों का महल कहां स्थित है? हम बताएंगे कला एवं संस्कृति में। तो 16 खंभों का महल ही कहा जाता है किसको? अढ़ाई दिन के झोंपड़े को। तो जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, इसी अढ़ाई दिन के झोंपड़े को कहा जाता है 16 खंभों का महल, और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया है। अब देखिए, इसी अढ़ाई दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद माना जाता है। सुपर इंपोर्टेंट, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, और वर्तमान में इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो 16 खंभों का महल कहां है? अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहां है? अजमेर में है। किसको कहा जाता है? अढ़ाई दिन के झोंपड़े को कहा जाता है। उसके बाद जो विज्ञराज चतुर्थ है दोस्तों, विज्ञराज चतुर्थ ने कुछ निर्माण कार्य किए हैं। जो बीसल सागर बांध है, उस बीसल सागर बांध का निर्माण भी किसने करवाया है? विज्ञराज चतुर्थ ने। और जो बीसलपुर कस्बा है टोंक में, उसका निर्माण भी करवाया किसने दोस्तों? विज्ञराज चतुर्थ ने। अब देखिए तो इन्होंने क्या करवाया है? बीसल सागर बांध का निर्माण, बीसल सागर बांध का निर्माण, और बीसलपुर शहर किसने बसाया दोस्तों? विज्ञराज चतुर्थ ने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये साहित्य के क्या थे दोस्तों? ये साहित्य के थे संरक्षक। अब देखिए, इन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया था। तो दो विद्वान थे, एक का नाम था सोमदेव, और दूसरे का नाम है नरपति नाल्हे। आप देखिए, आपके सिलेबस में है साहित्य, एक टॉपिक दिया हुआ है, पटवारी में भी है, पुलिस में भी है, सारे एग्जामों में आता है साहित्य, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां तथा साहित्य। तो साहित्य में यहां से पूछ सकता है। तो खुद विज्ञराज चतुर्थ ने तो क्या लिखा है? हरिकेली नाटक। इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे, सोमदेव, और सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रहराज। सुपर इंपोर्टेंट है, ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज। इसके बाद है नरपति नाल्हे, ये इनका दरबारी कवि था, और नरपति नाल्हे ने लिखा है बीसलदेव रासो। तो दोनों नाम आपको याद रखने दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि सोमदेव और नरपति नाल्हे किसके दरबारी कवि थे, किसके विद्वान थे? ये थे किसके दोस्तों? विज्ञराज चतुर्थ के। विज्ञराज चतुर्थ दरबारी कवि थे। सोमदेव ने क्या लिखा है? ललित विग्रहराज लिखा है, और नरपति नाल्हे ने क्या लिखा है? बीसलदेव रासो लिखा है। इस खुद ने क्या लिखा है? हरिकेली नाटक, जिसकी आधी पंक्तियां तो संस्कृत विद्यालय पर उत्कीर्ण है, और आधी पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड जो राजा राम मोहन राय का स्मारक है वहां उत्कीर्ण है। दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण शासक विज्ञराज चतुर्थ। विज्ञराज चतुर्थ ने साम्राज्य का निर्माण किया है। यह साम्राज्य निर्माता था, और साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ इन्होंने कई निर्माण कार्य भी करवाए हैं। उसके साथ साथ ये साहित्य के संरक्षक थे।
और जो संस्कृत विद्यालय इंपॉर्टेंट है, ये बना था 2.5 दिन का झोंपड़ा, 16 खंभों का महल और राजस्थान की प्रथम मस्जिद माना जाता है किसको? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण शासक विग्रह चतुर्थ। इसके बाद दोस्तों सामर के चौहान वंश की जो अगले इंपॉर्टेंट शासक, जो अंतिम शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसकी बात करेंगे, विस्तार से उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।